नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। हरिद्वार के एक होटल में कमरे के अंदर जूनियर इंजीनियर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान पंजाब के बठिंडा के रहने वाले 24 साल के मोहित के रूप में हुई है। मोहित पिछले 3 दिन से घर और ऑफिस से लापता था। आज सुबह ही मोहित हरिद्वार के एक होटल में आकर कमरे में ठहरा था और कुछ देर के बाद कमरे से धुआं उठता देखकर होटल का स्टाफ बमुश्किल दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। जेई का शव कमरे में जली हुई हालत में पाया गया और होटल का कमरा भी काफी हद तक जल गया था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। परिजनों से बात करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि युवक कुछ दिनों से सत्य की खोज में जाने की बात कर रहा था। अचानक से लापता हो गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में वर्चुअल जनसभा की। वहां के लोगों को करोड़ों की सौगात दी गई। असल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही खराब मौसम के चलते पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाए हों, बावजूद इसके सीएम ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य की डेमोग्राफी ना बिगड़े, इसके लिए कानून तक बनाया जा चुका है। सीएम वर्चुअल ही 68 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी ने आज अल्मोड़ा भी जाना था, लेकिन वहां पर भी खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मेला 2025 का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों समेत समूचे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, ये मेला हमारी लोक आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफी को संरक्षित पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वही दंगा रोधी कानून लागू किया है। उत्तराखंड में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने की खबरें हैं। सिर्फ दिल्ली से हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है और इसी बीच राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रियों के आवास रेनोवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रियों के 3 बंगले खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया है, जिसमें जल्द से जल्द बंगले खाली करने को कहा गया है। मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल को नोटिस भेजा गया है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं निधन के बाद भी मंत्री चंदन रामदास के परिवार ने भी बंगला खाली नहीं किया है, इसलिए उन्हें भी नोटिस भेजा गया। तो सेतु आयोग ने उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी भी यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास में रहते हैं, उनको भी खाली करने को कहा गया है। सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के बंगले हैं यमुना कॉलोनी में, जहां पर यह कवायद शुरू की गई है, जिसे नए मंत्रियों के आने की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि वो माननीय मंत्रीगणों के लिए आवास होते हैं, तो इसलिए नोटिस तो दिए गए हैं ताकि उनका रिपेयर वगैरह करके उसको सुसज्जित किया जा सके। कोई हो सकता है घरों में कमी आ गई हो गई वो, इसलिए नोटिस तो दिए गए। हल्द्वानी में बरेली रोड के पास हादसा हो गया। यहां पर स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक प्राइवेट स्कूल की बस बरेली रोड पर गोरा पड़ाव के पास अचानक से सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में 10 बच्चे घायल हो गए, जबकि बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दूसरी बस से ओवरटेक करते वक्त ये सड़क हादसा हुआ है। घायल बच्चों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस दुर्घटना के कारण तलाश कर रही है। और अगली खबर है चमोली से। यहां पर भारत और चीन के बॉर्डर को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो कि बेहद डरावनी है। यहां पर लाता गांव के पास पूरा पहाड़ अचानक हाईवे पर आ गया। हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। मलबे के साथ भारी बोल्डर भी आए। हालांकि इस दौरान कोई गाड़ी वहां पर नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन हाईवे बंद होने से कई लोग यहां पर फंस गए, जबकि कई गांव का भी संपर्क कट गया है।
प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार तक ही हाईवे खुलने की उम्मीद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली सौर में नगुण के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है और पूरी पहाड़ी रेत बिखर रही है। वहीं मलबा आने से सड़क पूरी तरह बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया, उससे साफ है कि हाईवे को खोलने में वक्त लग सकता है। वहीं गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से कैसे बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के मल्ला जोहार में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 500 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि मंगपांग के पास यह हादसा हुआ। माइग्रेशन से ग्रामीण अपने भेड़ और बकरियों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन भारी लैंडस्लाइड की चपेट में बकरियों की मौत हो गई। कई बकरियों की मौत नदी से बहने से भी हुई है। उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में कस्बे और पुल को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। पोकलेन मशीन से यमुना नदी में फैले मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि स्याना चट्टी कस्बे और यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल को बचाया जा सके। जिला प्रशासन लगातार स्याना चट्टी में हो रहे कार्य पर नजर बनाए हुए है। रुड़की में एक विदेशी महिला ने अपने साथ आए विदेशी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। गंगनहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक अफगानिस्तान का युवक और तुर्की की रहने वाली महिला होटल में रुके थे। व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे। फिलहाल पुलिस दोनों से ही पूछताछ में जुटी है। टिहरी में नैनबाग में जांगड़ा पर्व के दौरान जमकर हंगामा हो गया। म्याणी गांव में जांगड़ा पर्व का उत्सव चल रहा था। आसपास के गांवों के साथ बाहर से आए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जहां पर देखते ही देखते दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर दो गुटों में पहले कहासुनी शुरू हो गई, फिर दोनों ही पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल मामले को शांत कराया। हरिद्वार के कनखल में प्राइवेट हॉस्पिटल में नाबालिग लड़की का शव ले जाने को लेकर हंगामा हुआ। देर रात अस्पताल में भर्ती कराई गई एक 17 साल की नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, तो गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने एम्बुलेंस को अंदर घुसने नहीं दिया और अस्पताल में नियमों का हवाला दिया। वे पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। हम मतलब पेशेंट के और पेशेंट पहला आता है, बाद में जो भी है सब कुछ आता है। हम तो इधर अब देख रहे हैं एम्बुलेंस अंदर खड़ा भी है, अभी भी मना कहाँ किया है, ये अपने आप दौड़ के गया है। अब देख रहे हैं ना, किसने बोला है इधर अंदर आ गया ना। जब पता चला कि पेशेंट को अंदर जो भी कारण है अंदर तो आ गया, 10-15 मिनट एम्बुलेंस खड़ा भी है अंदर।
कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सफाई के लिए नगर निगम ने 900 से ज्यादा सफाई कर्मचारी रखे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से कई सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आते ही नहीं, यानी कि काम से गायब रहते हैं। और तो और नगर निगम के इन कर्मचारियों की अपने सुपरवाइजर से ऐसी सेटिंग है कि जिसके आगे नगर निगम प्रशासन भी फेल है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने अपने खोए हुए कर्मचारियों को खोजने के लिए नई टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी शहर के इन 60 वार्डों में सफाई के लिए नगर निगम ने स्वच्छता मित्र यानी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिनकी जिम्मेदारी सुबह और शाम के समय वार्ड की सफाई करना है। लेकिन इनमें से तकरीबन 165 कर्मचारी अपने काम से आए दिन गायब रहते हैं। इन कर्मचारियों की जगह या तो दूसरे लोग ड्यूटी कर रहे हैं या इनकी केवल अटेंडेंस लग रही है। ऐसे में काम से गायब रहने वाले कर्मचारियों की खोज के लिए नगर निगम ने हर वार्ड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली मशीन लगाने का फैसला लिया है, ताकि हर कर्मचारी का रिकॉर्ड मिल सके। सब और पूरे विभाग का हमारा सबका मानना था कि बायोमेट्रिक हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। और कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी आ रही थी कि कई जो पर्यावरण मित्र हैं कई महीनों से कई दिनों से काम पर ही नहीं आ रहे थे। तो अब इससे होगा कि एक तो उनकी अगर हाजिरी लग जाएगी तो हम जवाब भी दे सकते हैं जनता को, और उनका भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि उनको जाना ही जाना है। तो इस नाते भी हमने ये जो बायोमेट्रिक लगाया इस कारण से भी लगाया है। दूसरी तरफ नगर निगम के पर्यावरण मित्रों के संगठन नगर निगम प्रशासन के इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पर्यावरण मित्र पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में संगठन के पदाधिकारी नगर निगम से उन कर्मचारियों की डिटेल की मांग कर रहे हैं जिनके खिलाफ काम पर न आने की शिकायतें मिल रही हैं। नहीं जाने वाले कौन लोग हैं उनकी एक लिस्ट हमें दी जाए, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन लोग जा रहे हैं, क्या क्या गलत भी तो लिस्ट दे सकते हैं, गलत भी तो बता सकते हैं कि साहब ये काम पे नहीं आया। हो सकता है वो काम पे आ रहा हो, किसी वजह से वो नहीं बता रहे हो, तो ये भी तो होता है। झूठ भी तो बोल सकते हैं बहुत से लोग के साहब ये वो नहीं आ रहा हो, उसकी जगह दूसरा आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम वो सारे मैस्ट्रोल निकाल के देखेंगे और उनकी क्या कहते हैं वो हमें नाम बताएं कौन कौन नहीं आ रहे हैं और कौन कौन अपने दूसरे लोगों से काम करा रहे हैं। जाहिर है संगठन की अपनी चिंता है, लेकिन नगर निगम के फैसले से साफ है कि गली मोहल्लों की सफाई करने वाले पर्यावरण मित्रों को अब सुबह शाम की अटेंडेंस अपने वार्ड में लगानी होगी। ऐसे में जो सफाई कर्मचारी घर बैठकर सेटिंग के जरिए सैलरी ले रहे थे, उनमें खलबली मची हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में कल देर रात हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों से सांसद अजय भट्ट ने मुलाकात की और आग की घटना में एक महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि मानकों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें, कल देर रात नैनीताल शहर के बीच में आग की बड़ी घटना हुई, लेकिन इस दौरान कई घंटों तक फायर टीमें नहीं पहुंचने पर सवाल उठे थे, जिस पर स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। नुकसानी हुई है, अब यदि कोई छूट गया है उसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री जी से देखिए, मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे तो सही कि आखिर बात क्या हुई है, और मजिस्ट्रेटी जांच भी यहाँ हो सकती है, लेकिन हुआ कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है वो शासन देख रहा है अपनी तरफ से। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी किसी भी वक्त घोषित हो सकती है। बावजूद इसके नई टीम में जगह पाने की दौड़ अभी भी थमी नहीं है। आखिरी वक्त तक कई नेता अपनी कोशिशों में लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक नेताओं की आवाजाही तेज है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। क्यों है अलग, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक निगाहें लिस्ट पर टिकी हैं, लेकिन इस बार लिस्ट बनाना इतना आसान नहीं। वजह साफ है, पार्टी की नज़र 2027 पर है। सत्ता की हैट्रिक के लिए मजबूत टीम का प्लान भी किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार हाईकमान जमीनी कार्यकर्ताओं और संतुलन साधने वाले चेहरों को तरजीह दे रहा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए समय देने वाला कार्यकर्ता और पूरे समय पार्टी के कार्यों को कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने वाला कार्यकर्ता और सब प्रकार का सामंजस्य बनाकर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने वाले कार्यकर्ता हमारी टीम के अंदर होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं
कि जो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हम प्रतिनिधित्व दें, हम लोग जातिगत समीकरण की दृष्टि से भी हम प्रतिनिधित्व दें, मातृशक्ति को हम प्रतिनिधित्व दें, और उस आधार पर सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद केंद्र की जो भी जैसी हरी झंडी प्राप्त होगी उस आधार पर अपनी टीम की तरफ से घोषणा करेंगे। 2027 का चुनाव नई टीम की अग्नि परीक्षा होगा, इसलिए सरकार से लेकर संगठन तक कोई भी इस प्लानिंग में चूक नहीं चाहता। टीम का चयन सिर्फ देहरादून में नहीं होगा, बल्कि इस लिस्ट को दिल्ली की स्क्रूटनी से भी गुजरना होगा। यही कारण है कि उपाध्यक्ष और मंत्री के 8-8 पदों के लिए 12-12 नाम और महामंत्री के 3 पदों के लिए 6 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। चयन का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। पार्टी के प्रति लॉयल्टी है, कार्यकर्ता की क्षमता है, इन सब विषयों को उसमें समाहित करते हुए और एक ऐसी टीम बने जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार वापसी करा सके। तो इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखकर टीम का गठन किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ी सर्जरी मीडिया विंग में होगी। संगठन और सरकार का पक्ष जनता के सामने मजबूती से रख सके, इसके लिए प्रवक्ताओं में अब तेज तर्रार नेता और अनुभवी विधायक शामिल किए जाएंगे। साफ है कि बीजेपी की नई टीम 2027 की रणनीतिक तैयारियों की एक तस्वीर भी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। 2027 का चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और चेहरा बाद में तय होगा। कांग्रेस को यकीन है कि मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा मिलेगा, पर बीजेपी के मुताबिक 2017 में चेहरे पर मार खा चुकी कांग्रेस चेहरा तय करने से डरी हुई है। देखिए, बुधवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा देहरादून आई तो सबको एकजुट रहकर चुनाव की तैयारी का संदेश दिया। वहीं ये भी साफ कर दिया कि पार्टी को चेहरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पहले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। पार्टी चुनाव जीती तो चेहरे पर तो फैसला हो ही जाएगा। चुनाव अभी 1.25 साल दूर है, ऐसे में तब चुनाव के दौरान पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का काम किस नेता को सौंपा जाएगा, ये भी अभी साफ नहीं है। ऐसे में फिलहाल अभी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। चुनाव 2027 का चुनाव है, उसके लिए उनका दिशा निर्देश दिए हैं और स्पष्ट रूप से संदेश भी है, एकजुटता का संदेश है, सामूहिक नेतृत्व की बात हुई है और जो हमारे मुद्दे हैं। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव तत्कालीन सीएम हरीश रावत के चेहरे पर लड़ा तो 2022 में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कमान हरदा के हाथों में रही। 2022 में भी सामूहिक नेतृत्व ही था, पर चेहरे को लेकर सीनियर नेता प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत में खींचतान साफ दिखी। प्रीतम सिंह के मुताबिक 2027 में सामूहिक नेतृत्व जीतेगा, चेहरा फिर हाईकमान तय करेगा। सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, कांग्रेस में ये प्रथा है, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में हम आते हैं तो विधानमंडल दल जो है तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको जिम्मेदारी सौंपेगा। क्योंकि हरीश रावत जी को 2017 में इन्होंने नेता डिक्लेयर किया था उनके नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लीडर घोषित करने में या चेहरा घोषित करने में कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस में अगला चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात हो रही है, पर देखना होगा कि चुनाव तक क्या यही माहौल बना रहेगा या चुनाव नजदीक आने पर चेहरे की बात पर ही बात बिगड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एसटीएफ ने ऑपरेशन गैंग के तहत जेल में बंद बदमाश प्रवीण वाल्मीकि गैंग के 2 सदस्यों मनीष बॉलर और पंकज जायसवाल को रुड़की से गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी मनीष बॉलर प्रवीण वाल्मीकि का भतीजा है, रुड़की से बीजेपी का पार्षद है। मनीष बॉलर पर फर्जी रजिस्ट्री, संपत्ति कब्जाने और उगाही का आरोप है। 46 मुकदमे झेल रहा कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि सितारगंज जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जेल के अंदर से भी उसके गुर्गे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पकड़े गए आरोपी जायसवाल और मनीष बॉलर ने रुड़की की एक महिला को 50 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश में 3 अलग अलग महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। वहीं शातिर अपराधी मनीष बॉलर को गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
वाल्मीकि काफ़ी समय से जेल में निरुद्ध है, स्टारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाही के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था, और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियां इन लोगों ने कर रखी हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभद्र टिप्पणी अमर्यादित और कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। ये केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर भी सीधा प्रहार है। बिहार की जागरूक जनता सब देख रही है। वो अपमान और नफरत की इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आगामी चुनाव में अपने एक-एक मत से इसका करारा जवाब जरूर देगी। वो घोर कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से 2 शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति की भाषा को तू तड़ाक और अभद्रता में बदल दिया है। इनके भाषणों से प्रेरित होकर इनके कार्यकर्ता भी लगातार अभद्र शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की जनता और देशवासी इस कुकृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इनको करारा जवाब देंगे। राजनीतिक सूचिता में इस तरह के निकृष्ट बयानों की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये कामदार और नामदार के बीच की लड़ाई है, जिसका जवाब पहले बिहार की जनता और फिर देश की जनता देगी। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।